नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जारी ईडी के समन की। हालांकि यह कोई पहली दफा नहीं है, 7 बार सोरेन को मिल चुका है समन और 3 बार केजरीवाल को, और एक बार तो केजरीवाल 9 घंटे तक ईडी की पूछताछ में भी हाजिर हो चुके हैं। इन दोनों मुख्यमंत्रियों को एक बार फिर से शिकंजा कसा है। केजरीवाल समन के बाद नहीं पहुंचे और उन्होंने साफ कह दिया कि जो कुछ पूछना है वह आप हमें लिखकर भेज दीजिए, हम जो पूछने वाली बातें हैं उसका हम लिखित जवाब दे देंगे। केजरीवाल और उनकी पार्टी का एक कहना है कि ईडी उन्हें बुलाकर एक तरीके से ये माहौल बनाना चाहती है कि वो भ्रष्टाचारी हैं और एक तरीके से उनकी इमेज खराब करना चाहती है। केजरीवाल की पार्टी का यह भी कहना है कि यह इलीगल तरीके से उनके पास समन भेजा गया है, जो मान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से समन को ही इलीगल बता दिया है। तो वहीं हेमंत सोरेन ने भी यही कहा है कि वह हर तरीके से तैयार है जवाब देने के लिए और हाजिर होने के लिए, लेकिन कानूनी तरीके से। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन कि इलीगल खरीद घोटाले में समन जारी हुआ और उन पर शिकंजा है, और केजरीवाल को चर्चित शराब घोटाले के मामले में ईडी पूछताछ के लिए बुला रही थी। 3 दफ़ा जैसा कि मैंने केजरीवाल के बारे में कहा, और 7 दफ़ा उनको जो सोरेन हैं, हेमंत सोरेन, उनको समन किया जा चुका है। तमाम विपक्षी दलों के इस पर जो सवाल भी उठाए हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल और सोरेन कसूरवार नहीं है तो उन्हें ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। बावजूद इससे बचते नजर क्यों आ रहे हैं? लगातार इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर झारखंड की बात कर ली जाए तो इसमें भी इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें देखने वाली होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे हाल में कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी। लेकिन देर शाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक में एक बार इंटैक्ट ये तय हो गया आपस में कि हेमंत सोरेन ही चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि वास्तव में ये सवाल जो है ये क्या भ्रष्टाचार से, ये जो दल हैं, जो ये मुख्यमंत्री हैं, क्या भ्रष्टाचार के सवाल से बच रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये भ्रष्टाचार परवार है, या जैसा विपक्ष कह रहा है कि ये सियासी तलवार है। क्या इसी तरीके से जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उनको भी समन किया गया। 5 जनवरी को उनको भी प्रस्तुत होना है। तो जो सारे नेता हैं वो इंडिया गठबंधन वाले ही हैं जिनको समन किया गया है। और अभी ये भी एक खबर आई थी कि 300 सीटों पर इंडिया गठबंधन का जो आपस में कांग्रेस के साथ जो सीटों का बंटवारा भी हो रहा है। इंडिया गठबंधन तेजी से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। इन खबरों के बीच इन दोनों मुख्यमंत्रियों को ईडी का सम्मन, और ईडी लगातार इन्हें बुला रही है और ये जा नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार, किसी प्रकार के किसी भ्रष्टाचार का के न्यूज़ न समर्थन करता है और न उसके पक्ष में कोई बात करना चाहता है। के न्यूज़ और हमारी जो पत्रकारिता है वो भ्रष्टाचार को मिटाने वाली पत्रकारिता है। भ्रष्टाचार के मिटाने वालों के साथ खड़े हैं, लेकिन वो साफ मन से कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो साफ मन से होनी चाहिए। ऐसी हम मंशा रखते हैं पक्ष से और विपक्ष से भी। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अब तक 121 लोगों पर कार्रवाई हुई, जिसमें 95 लोग विपक्ष के हैं।
बार बार विपक्ष इस बात का सवाल भी उठा रहा है कि भाई जिन लोगों को कहा जाता था एनसीपी के जो अजित पवार हैं, अजित पवार गुट के नेता अजित पवार, उनको 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बताया जाता था, वो फाइल कहाँ गई? हेमंता बिस्वा शर्मा हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी, उन इस समय बीजेपी की मुख्यमंत्री, वो फाइल कहाँ गई? बहुत सारी इस तरीके की बातें जो आज केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल उठा रहे हैं कि भाई इतने सारे जो अपराधी या कहिए कि जो आरोपी हैं, माफ़ कीजिएगा, वो आरोपी, उन आरोपियों को क्या क्षमादान मिल गया क्या? ये बहुत सारे सवाल विपक्ष के लोग उठा रहे हैं। लेकिन ये सब कहने से क्या कोई बच जाएगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भ्रष्टाचार पर वाकई चोट है या फिर मामला निशाना वोट है क्या? इसी तरीके के सवालात खड़े हुए हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर एक बीजेपी लगातार हमले कर रही है। बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि सारा जो विपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं, वो सब भ्रष्टाचारी हैं, आकंठ में डूबे हैं, परिवारवादी हैं। तो ये जो भ्रष्टाचारी होने का जो आरोप बीजेपी लगाती है, 2024 में एक तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर ये एक परसेप्शन या ये सारी चीज़ें जनता के सामने साफ रखना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार वो कह चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी की गारंटी है। तो उस गारंटी के तहत वो कह रहे हैं, ईडी या जो तमाम एजेंसियां हैं उनके एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री कह चुके हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा सवाल मंथन में यही आज होगा कि वास्तव में ये क्यों दाएं बाएं क्यों होता है? पूछताछ से बचने के लिए ये दाएं बाएं लोग क्यों करते हैं? ये अपने आप में एक अलग तरीके का परसेप्शन ये क्यों बनता है? क्या मसला है? ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे विवाद, ये जो कार्रवाइयाँ हैं खासतौर पे ईडी को लेकर, विपक्ष तो ये भी कहता है कि भाई ये एक बीजेपी का ही एक संगठन है, आनुषंगिक संगठन है ईडी। ये इस तरह की बातें हो रही, एक ऐसी एजेंसी के खिलाफ जो बड़ी वास्तव में अथेंटिक एजेंसी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार वो कार्रवाई कर रही, ऐसी एजेंसी के खिलाफ इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। केजरीवाल के ना ईडी के सामने जाने पर, समन का पालन ना करने पर कुछ बयानात आए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, जो मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, और गौरव भाटिया, इन दोनों ने क्या बातें कही हैं वो आप सुनिए। लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि ये समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल घबराए हैं इसलिए मन ही मन कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। झारखंड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दो नेताओं के वो भी बड़े बयान हैं, जो जेएमएम के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री को सम्मन है, उस पर भी वार पलटवार है, उसको भी सुनिए। में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में घपला घोटाले का बोलबाला रहा। इस सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा और खुद मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज अपने नाम कर ली। वो मामला भी अभी विचाराधीन है राज्यपाल के पास। तो हमारा मानना है कि इसे ही स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन कहते हैं। आज जितने छापे पड़ रहे हैं उसमें अधिकारी भी शामिल हैं। तो किस तरीके से अधिकारी और पॉलिटिशियंस के नेक्सस ने झारखंड को लूट कर खोखला बना दिया, इसका ताजा उदाहरण जो झारखंड में वर्तमान ईडी की कार्रवाई है वो है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो माइनिंग के मामले में हाईकोर्ट ने भी पीआईएल को खारिज करने का काम किया है।
उच्च न्यायालय ने जब पीआईएल भी खारिज कर दिया, उसके बाद इस मामले में अगर दबिश है ईडी की, तो कहीं न कहीं यह साफ प्रतीत होता है कि हमें डराने का, हमें धमकाने का एक प्रयास है। और हम झारखंडी लोग हैं, हम न डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। हमारा मुख्य मकसद है जनता को कैसे हम विकास की किरण पहुंचा पाए, और सरकार उसमें पूरी संजीदगी के साथ लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि कैसे हम इस राज्य के विकास को अवरुद्ध करें। तो वो ईडी को आगे करके लगातार सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो लाख प्रयास कर ले, हम पूरी तरह इस राज्य को विकास की ओर लेकर के जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो सवाल यही है कि भ्रष्टाचार पर चोट है या वोट का मामला है, ये बड़ा सवाल। और जो विपक्ष है वो कह रहा कि भ्रष्टाचार नहीं, ये वोट पर ही चोट है, ये वोट की ही चोट है। और वोट की चोट के लिए ये भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। हमारे साथ मंथन में मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। झारखंड से कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। झारखंड, बिहार और देश की पत्रकारिता को कम से कम 5 दशक से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मोहन कर्मकार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। बहुत स्वागत मोहन जी, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता वंशराज दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। वंशराज, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिवाकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं चर्चा की शुरुआत वंशराज जी से करूंगा। वंशराज जी, आपके पास आ रहा हूं और मेहमानों से मेरा एक निवेदन है कि पहले राउंड में अगर क्रक्स और संक्षिप्त में रखेंगे तो सभी साथियों को मैं ले पाऊंगा। वो इससे कम से कम ये नहीं रहेगा कि बहुत कोई मेहमान आधा घंटा से इंतजार कर रहा हो, कोई पहले बोल गया, तो ये सब चीज़ें बाद में हमें शिकायत लोग करते हैं और हमें अभी नहीं अच्छा लगता है कि सारे लोगों को ना लें। तो मेरा निवेदन है, बाकी आप स्वीकार करें तो बहुत मेहरबानी। वंशराज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई, आप लोगों को दिक्कत क्या है? जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो आप लोग हल्ला मचाने लगते हैं। और भाई, कुछ नियम है, कानून है, सिस्टम है। आपको अगर कोई बुला रहा है तो आप जाइए, पूछताछ करिए। अगर आप दोषी नहीं हैं तो पूछताछ में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? क्या दिक्कतें हैं? और इसको लेकर जब आप लोग नहीं जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सब परसेप्शन बनाते हैं कि भाई आप भ्रष्टाचारी हैं, जबकि आप तो भ्रष्टाचार के विरोध की कोख से उपजी पार्टी हैं। वंशराज दुबे। दुर्गेंद्र भाई, मैं लाइन ही यहीं से शुरू करना चाहूंगा कि हमारा तो जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, तो हम कहाँ जो है भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, जिस जांच की बात हो रही है, शराब नीति के मामले में 1.5 साल से जांच चल रही है, ईडी सीबीआई कर रही है। लेकिन चाहे उनका फेलियर कह लीजिए या चाहे आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की बात कह लीजिए कि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक तय नहीं हो पाया, जबकि 500 से ज्यादा गवाहों को ये एक तरीके से पूछताछ कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में यहां पर देखना यह है कि जैसे ही ईडी, मान लीजिए ईडी कोई सम्मन तैयार करती है, नोटिस तैयार करती है, तो वो ईडी वो सम्मन जो है 1 हफ्ते पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से या किसी प्रवक्ता के माध्यम से टीवी चैनल्स पे और मीडिया के सामने आ जाता है कि फला डेट को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, फला डेट को ईडी जो है नोटिस भेजने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये ईडी जो नोटिस भेजती है अरविंद केजरीवाल जी को, जो सम्मन भेजती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होता है? नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी इस पूरे मामले में एक सवाल कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं ईडी से कि आप हमको बुला रहे हैं, ठीक है, हम आने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये बताइए कि आप किस हैसियत से हमको बुला रहे हैं? क्या इसमें मैं अक्यूज्ड हूं? क्या मैं इसमें गवाह हूं? आम आदमी पार्टी का संयोजक होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, या फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते? तो ईडी के पास, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो फ्रंटल है, ईडी के पास कोई जवाब नहीं। देखिए, ये सबसे दिलचस्प बात क्या है भाई, कि जब अगर आप छगन भुजबल के बारे में आप जानते हैं, छगन, अभी आप तमाम नेताओं का जिक्र कर रहे थे, छगन भुजबल जी छूट गए। छगन भुजबल जी 2016 में ईडी ने इनके ऊपर केस फाइल किया, 100 करोड़ से ज्यादा आरोप था घोटाले का। उस समय विपक्ष के नेता थे छगन भुजबल, और 2 साल बकायदा जेल में रहे, 2018 तक वो जेल में रहे। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले आपने देखा
चूंकि छगन भुजबल जी दोनों हाथे फैलाकर नरेंद्र मोदी जी ने उनको गले से लगाया, तो इसलिए जाहिर सी बात है मोदी वॉशिंग पाउडर से साफ सुथरे हो गए, तो अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। सोचिए उस ईडी ने कोर्ट में क्या कहा कि इनके ऊपर जो दायर की गई याचिका थी हमारी, वो तो गायब हो गई है। यानी ईडी की याचिका ही नहीं मिल रही है। वो छगन भुजबल जो 100 करोड़ के आरोपी थे, 2 साल जेल काट चुके थे। आपने अजीत पवार का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी जी का जरूर मैं एक बयान कोट करना चाहूंगा आपके चैनल पे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 मिनट खाली, कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारी अगर मेरी बगल में खड़ा हो जाए तो मेरे ताप से भस्म हो जाता है। और जब ये बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे दुर्गेंद्र भाई, उस समय हेमंत बिश्व शर्मा, जिसका वाटर घोटाले में आरोपी जो था, जिसका बुकलेट भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के हर गली में बांटा, और जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुआ वो पाक साफ हो गए। शिवराज सिंह चौहान मामा जो व्यापम घोटाले के आरोपी हैं, वो भी मुस्कुरा रहे थे। ठीक है। और अजीत पवार जो 3 दिन पहले 70,000 करोड़ के आरोपी थे, वो अजीत पवार जैसे ही दोनों बाहें फैला के नरेंद्र मोदी जी स्वागत करते हैं, अजीत पवार भी साफ सुथरे हो जाते हैं। तो ये दल ईमानदार वर्सेस बेईमान की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी डिगने वाली नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करके इसलिए भेजना चाहती ताकि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके, आम आदमी पार्टी प्रचार ना कर सके। ये इनका कहीं ना कहीं मोटे तौर पे। ठीक है, मैं मोहन कर्मकार को भी चर्चा में शामिल करता हूं। मोहन कर्मकार केंद्रीय राष्ट्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के। मोहन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार आपके मुख्यमंत्री जी को, झारखंड के मुख्यमंत्री जी को सम्मान दिए जा रहे हैं, जमीन का घोटाला है। एक सम्मानित नेता और मुख्यमंत्री होने के नाते उनको पालन करना चाहिए कानून का, जाना चाहिए, सिर झुका के पूछना चाहिए कि भाई क्या क्या भ्रष्टाचार हमने कर दिया। जब उन्होंने नहीं किया है, जब कर नहीं तो डर नहीं, और बार बार बुलाया जाना और ना जाना, इससे भी एक परसेप्शन बनता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। मोहन जी, इससे पहले भी ईडी का सम्मान इससे पहले भी आए थे, और जहां तक उनकी है सम्मान का सम्मान किया गया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ईडी के समक्ष उपस्थित भी हुए, और जमीन से संबंधित जो भी बातें थी या और भी जो भी सवाल पूछना था, उन सारे सवालों का वहां जवाब दे चुके थे। और बार बार एक ही चीज को लेकर के सम्मान भेजना, और जब उनकी सम्मान का जवाब हम रिटर्न में उनको दे रहे हैं, उनके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी ये सरकार को, माननीय हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री को अस्थिर करने का भाजपा के द्वारा इस तरह का एक षड्यंत्र करके, चाहे कहिए कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके आज परेशान करने की बात है। और जहां तक बात है हेमंत सोरेन जी को या इसकी सरकार को ये बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश रचा जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन एक आंदोलनकारी माननीय गुरुजी के सुपुत्र है, और ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि इस तरह के कार्रवाई से वो भयभीत होने वाले नहीं है। वे और जोर शोर के साथ राज्य की जनता को सेवा करते रहेंगे। राज्य को विकसित करने के लिए चाहे जितना भी बड़ा बाधा आए, जिस तरह की परेशानी आए, सारी बाधा सारी परेशानियों का सामना करते हुए राज्य को विकसित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और राज्य की जनता को आज खुशहाल रखने के लिए हर योजनाओं को लेकर के गांव गांव तक जा रहे हैं, सरकारी अफसर को गांव में भेज रहे हैं, जहां कहीं भी लोगों की जो भी समस्याएं हो, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनका समाधान भी एकदम समय सीमा के भीतर उसका तुरंत किया जाए। ये तमाम प्रयास आज किया जा रहा है, और जिसको लेकर के, जिसको देख करके हमको ऐसा लगता है कि भाजपा के पास अब कोई इस राज्य के जनता के पास जाने के लिए कोई विकल्प नहीं रहा उसके पास, क्योंकि वे लगभग यहाँ पर आप देखे होंगे, हमको लगता है कि 18 साल तक लगभग इस राज्य में अलग होने के बाद उन्होंने शासन चलाया। और जिस तरह से उन्होंने इस राज्य को इतना पीछे ले गया, राज्य की खनिज संपदाओं का जिस तरह से उन्होंने दोहन किया, आज उन तमाम चीजों पर ये आरोप तो आप पर लगाते हैं कि खनिज संपदाओं का दोहन करके आप लोग अपने अपने खजाने भर रहे हैं। ये तो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं बीजेपी के लोग। देखिए, भाजपा का तो यही काम है, जहां जहां नन बीजेपी सरकार है वहां पर उसको किसी ना किसी षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको बदनाम किया जाए, ताकि वहां पर सरकार को काम करने ना दिया जाए। ये तो उनकी साजिश है। आप देख रहे होंगे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी
की सरकार है, जिस राज्य ठीक है। वहां करप्शन। मोहन जी, मैं जवाब ले लेता हूं दिवाकर मिश्रा से, मैं जवाब ले लेता हूं। दिवाकर मिश्रा, आपके पास मैं आ रहा हूं। दोनों दल जिनके मुख्यमंत्रियों को आपने बिल्कुल ऐसे करके शिकंजा कस दिया है, और आप कहेंगे कि ये मोदी की गारंटी है, वो करें भाई छगन भुजबल को क्यों छोड़ दिया, वो किसकी गारंटी है, जरा वो भी बता दो दिवाकर मिश्रा। ये जो आप पार्टी वाले हैं, इनके लिए तो पूज्य अन्ना हजारे जी का वक्तव्य जो उन्होंने दिया है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं कि केजरीवाल से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बेईमानी करेंगे, और गैर राजनीतिक आंदोलन को उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग किया है, और इसीलिए उनके विश्वसनीय साथी कुमार विश्वास पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी केजरीवाल जी का विधिवत यशोगान कर रहे हैं। तो आप पार्टी के लिए तो उन्हीं के लोग जो है, अभी आपने कहा कि कोख की बात कही, तो निसंदेह भ्रष्टाचार के खिलाफ पूज्य अन्ना हजारे जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन की कोख से जो है गैर राजनीतिक आंदोलन को राजनीतिक बनाते हुए केजरीवाल जी ने इसका दुरुपयोग किया है आंदोलन का। नहीं, आप ये बताओ, आपको इस बात का दर्द है कि केजरीवाल खड़े हो गए, या ये दर्द है आपको कि भ्रष्टाचार का दर्द है, या केजरीवाल का दर्द है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप ये जरा मुझे बताओ दिवाकर भाई। पूज्य अन्ना हजारे जी और कुमार विश्वास जी, दो लोगों का जो, अब आप कहते हो कांग्रेस भी आजादी के आंदोलन से निकली पार्टी थी, उसको भी भंग कर देना चाहिए, केजरीवाल को भंग कर देना चाहिए, तो क्या आप ही राजनीति करोगे इस देश में, दूसरा नहीं रहेगा? दुर्गेंद्र भाई, आप अच्छी डिबेट कराते हैं, लेकिन जब ये आप पार्टी वाले बोल रहे थे और जेएमएम वाले बोल रहे थे, तो मैं तो सुन रहा था ध्यान से। अब मैं, अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी है, देश भर में आपकी सरकार है, देश भर में आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी, आपसे सवाल होंगे, बोलिए। नहीं, सवाल होंगे, लेकिन मेरी बात पूरी होने के बाद जितने सवाल होंगे मैं जवाब दूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। तो उनके लिए तो पूज्य अन्ना हजारे जी और कुमार विश्वास जी का जवाब पर्याप्त है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय, ये पूरा गैंग है, लुटेरों का गैंग है, भ्रष्टाचारियों का गैंग है, और उन्होंने इसमें लूटने का काम किया है। अरे भाई, तो कानून अपना काम। बंसराज जी बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए दिवाकर जी को बोलने दीजिए भाई, दिवाकर जी को बोलने दीजिए। बंसराज, मैं नहीं बोला था ना, बंसराज दुबे, अब जरा डिबेट की शालीनता रखो भाई, डिबेट की शालीनता रखो। ये बीच में मेरा अधिकार है इंटरप्ट करने का, मत करो भाई, बोलो। के लोगों को डिबेट में ना बुलाया करिए। अरे बोलिए दिवाकर भाई, अब ये भी मत तय करिए भाई, प्लीज बोलिए। आप सुनिए ना। नहीं दुर्गेंद्र भाई, सुनेंगे? हाँ सुने, बोलिए आप बोलिए नहीं, इसी में समय निकल जाएगा बेकार। कानून अपना काम कर रहा है। हाँ बोलिए। और कानून नियमानुसार काम कर रहा है। रही बात हमारे मित्र जो जेएमएम के हैं, तो जेएमएम का तो रिकॉर्ड है, ये इनका पैतृक धंधा है, खनिज का दुरुपयोग करना। ये लोग कोयला निकाल के बेच लेते हैं, और जो खनिज है उनको निकाल करके बेच लेते हैं। तो ये तो परंपरागत व्यवसाय है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का। मैं यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की बात कर रहा हूं और उनके पिताजी की भी बात कर रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं दुर्गेंद्र भाई, कि हम लोगों ने सुना है और आंखों से देखा है कि चोर आगे आगे भागता है, पुलिस उसके पीछे दौड़ती है, और पुलिस जो है चोर को पकड़ लेती है। उसी तरह से देश में ये तो आप पार्टी वाले हैं, जेएमएम वाले हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचारी होगा तो ये मोदी की गारंटी है कि उसे भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है। छगन भुजबल वाले में वो नहीं मिल रही, रिटर्न नहीं मिल रही, शिकायत नहीं मिल रही, वो तो बताओ भाई दिवाकर भाई। छगन भुजबल वाले में वो एप्लीकेशनें गायब हो गई, ये क्या ड्रामा है? आप छगन भुजबल का नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ
प्रॉपर वे में कार्रवाई चल रही है। वो है और मैं कहाँ? न्योता अरे देना वो चाहता हूं। फाइल गायब हो गई। ईडी करे, फाइलें गायब हो गई, क्या मसला है, क्या झंझट है ये? दुर्गेंद्र भाई जी। मैं न्योता देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने छोटे छोटे विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री रहते हुए धरना प्रदर्शन किया। छगन भुजबल के खिलाफ वह पूरे देश में क्यों नहीं आंदोलन करते? मैं तो कहता हूं अगर उन्हें लगता है कि अरे कहीं भाई, कोई गड़बड़ है। अरे भाई छगन भुजबल के खिलाफ क्यों करेंगे? वो बीजेपी के खिलाफ करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि आपका फ्रंटल संगठन है। वो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि आपने फ्रंटल बना दिया है, आनुषंगिक बना दिया है। भाई छगन भुजबल के खिलाफ आप पार्टी पूरे देश में आंदोलन ठीक क्यों है नहीं दिवाकर भाई, करती है? मुझे ब्रेक पर जाने का इशारा हो रहा है, मैं ब्रेक पर जाऊंगा और जब ब्रेक से लौटूंगा तो हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि मसला ये वास्तव में भ्रष्टाचार परवार है या सियासी मसला है, सियासी तकरार है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और मसला यही कि भ्रष्टाचार पर चोट या निशाना है वोट। सीधे रुख करेंगे। राजीव मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं। माफ़ कीजिएगा चंदन मिश्रा जी। चंदन जी, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूँ। माफ़ी के साथ में कि थोड़ा विलंब हुआ आप तक आने में। सवाल आपसे यही है कि आपको क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि अब इंडिया वाला गठबंधन अपना शेप ले रहा है, एक तरीके से आकार ले रहा है, सीटों का बंटवारा हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसका हिस्सा है, केजरीवाल भी उसका हिस्सा है, तेजस्वी यादव भी हिस्सा हैं, तेजस्वी यादव को भी सम्मान दिया गया है। आपको क्या लगता है कि साफ मन से भ्रष्टाचार पर चोट हो रही है या फिर ये निशाना वोट है? राजीव जी, चंदन जी। आप बार बार नाम जो है भ्रमित हो जाते हैं। दुर्गेंद्र जी, ऐसा है कि ये देश जो है कानून व्यवस्था से चलती है ना, और देश में अगर ये राजनीतिक दल ये परिभाषित करें, नैरेटिव सेट करें कि हम विपक्ष में हैं और हम कोई भी गुनाह करें तो जो भी हमारे खिलाफ कार्रवाई हो वह राजनीतिक चश्मे से देखा जाए जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा लोगों को भ्रम में डालने वाली बात है। आप सीधे देखिए कि ईडी हो क्षमा कीजिएगा, सीबीआई हो, उपयोग और दुरुपयोग की बात एक अलग है, लेकिन अगर किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप चस्पा होता है तो उस पे तो ये आरोप पर प्रत्यारोप करने के बजाय यदि वह व्यक्ति स्वयं कानून का सहारा लेकर फेस करे, उसे उसका सामना करे, तो मुझे लगता है कि जनता के सामने भ्रम की स्थिति दूर होगी। हमारी कमीज तुमसे ज्यादा सफेद, ये जो फार्मूला है राजनीति में, यह ज्यादा दिन तक टिकने वाला है नहीं। अगर आप पार्टी के नेता बिल्कुल पाक साफ हैं तो उन्हें कानून के सामने जाने में चंदन जी आप कंफर्टेबल हो जाइए, आराम से, तब बोलिए, कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं, आप आराम से कंफर्टेबल हो जाइए प्लीज। सॉरी, आराम से, क्षमा कीजिएगा। तो यही है, चाहे झामुमो के नेता हों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हों, चाहे आपके नेता हों सबसे बड़े मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हों, या अन्य दलों के नेता हों, भाई अगर आपको ईडी ने समन किया है तो आप जाएं। अगर आपसे कोई बात पूछना चाह रहा हो एजेंसी तो आप बताएं, भाई आप पाक साफ हैं, आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है, बताने में क्या हर्ज है। लेकिन ये जो समन के बाद सामना न करना, फेस न करना, और ये बार बार कहना कि ये हमारे खिलाफ में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई हो रही है, ये मुझे लगता है कि अब के समय में ये कहना उचित नहीं होगा। जहां तक इंडी गठबंधन की बात है कि आप देखिए जितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई कोई कागज पे या हवा पे तो है नहीं, कहीं ना कहीं एविडेंस है। और अभी जैसे हमारे झामुमो के नेता कर्मकार जी कह रहे थे कि पहले ही जवाब दिया, पहले जिस बात पर लेके हेमंत सोरेन जी ने ईडी के सामने अपनी सफाई
पेश की है वह मामला था दूसरा, और अभी उसके बाद के घटनाक्रम में जमीन के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें हेमंत सोरेन जी को जवाब देना चाहिए। उनके खिलाफ एजेंसी के पास एविडेंसेस है, कोर्ट में उन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो अगर वो बिल्कुल निर्दोष है, निरपराध है, तो एजेंसी के सामने जाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और आप चैलेंज कर रहे हैं व्यवस्था को, आप भी कल को अगर मान लीजिए किसी सरकार के आप सरकार चला रहे हैं और कोई ऐसा आरोपी जो आपकी पुलिस एजेंसी या सीबीआई सीआईडी और आपके जो एजेंसी है उन पर कार्रवाई करना चाहे, उन्हें बुलाए और वो इसी तरह बिट्रे करे ना जाए, तो आप क्या करेंगे? आप तो कानून का भी सहारा लिए थे, आप तो सुप्रीम कोर्ट तक गए कि भाई ईडी ने जबरदस्ती मुझे समन भेजा है, ये गलत है, ये पॉलिटिकल, ये लोग हम परेशान में डालना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट के पास जाओ। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी को अधिकार है तो आपको बुलाए। तो जब आप कोर्ट कचहरी कानून है इस देश में, तो आप क्यों बार बार इस बात के लिए आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार को या भाजपा को कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, और ये सिर्फ चुनाव में परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? मुझे लगता है कि इस बहानाबाजी से बचना चाहिए और जो पद पर बैठे हैं उनको तो ज्यादा पारदर्शिता दिखाते हुए कार्रवाई में फेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वे सामने जाएं, अपनी बातों को रखें, तो ईडी अगर सच में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई कर रही है तो उसका भी सामना हो जाएगा, कोर्ट उनको रगड़ के रख देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मुझे लगता है कि अब के समय में ये पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करना कि मोदी जी परेशान कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो पॉलिटिकल अलायंस में एक साथ हैं और चुनाव में उनको परेशानी में डाल सकते हैं। अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ, 3 राज्यों के 5 राज्यों का, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती। सारे लोग तो एक साथ थे। कौन सा ऐसा असर पड़ा इस पॉलिटिकल अलायंस का जिसके चलते रिजल्ट में बीजेपी के खिलाफ गया हुआ? मुझे लगता है कि इन सब चीजों को समझना चाहिए और समझने के बाद इन बातों को रखना चाहिए। जनता भी आज बेवकूफ नहीं है। आप बार बार इस तरह का नैरेटिव सेट करेंगे कि भाई ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई हो रही है, तो जनता समझने वाली है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है। मैं कांग्रेस के नेता को चर्चा में शामिल करता हूं, क्योंकि गठबंधन की जो लीड पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, शैलेश सिंह मुस्कुरा रहे हैं। अपने 2 साथियों पर शिकंजा कसा हुआ है शैलेश जी। और जैसा कि चंदन मिश्रा जी ने कहा कि आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि भाई मोदी जी पॉलिटिकल एजेंडा सेट करे हैं, आम आदमी पार्टी के, और आप लोग कहते हैं कि ये फ्रंटल संगठन है भाजपा का। इन बातों से क्या काम चल जाएगा? क्या राजनीति हो पाएगी? क्या अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई कर रही है तो दिक्कत क्या है? और आप लोग विक्टिम कार्ड हो के निरीह बन के साथ मोदी जी बिल्कुल मारे डाल रहे हैं। ऐसा क्यों जनता के सामने ऐसा रखते हैं? और जैसा कि चंदन जी ने कहा कि जनता ने तो बता दिया है 3 राज्यों में बीजेपी को जिता के कि आपका ये सब नैरेटिव चलने वाला नहीं, विक्टिम कार्ड। शैलेश जी, देखिए, सिक्के के 2 पहलू हैं जी। चंदन जी ने कि एक बात से तो मैं सहमत हूं कि अगर दाग नहीं है तो ईडी को फेस करना चाहिए, परंतु दूसरी बात यह भी है कि जिस भ्रष्टाचार का नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं मोदी जी, तो उनके नेता भ्रष्टाचारी नहीं हो पाते हैं। उनको उनकी पार्टी में शामिल नेता का भ्रष्टाचार उन्हें भ्रष्टाचारी नहीं होंगे तो क्या जबरदस्ती टांग दें? भाई शैलेश भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? जब भ्रष्टाचारी नहीं होंगे तो क्या जबरदस्ती पेड़ पर लटका दें उनको कि भ्रष्टाचारी हो? क्या चाहते हो आप लोग भाई? पूरी भाजपा को लटकाने के चक्कर में हो क्या? हेमंत बिश्व शर्मा के नाम पर वो घूमते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, नारायण राणे पर घूमते थे भ्रष्टाचारी हैं, शिवराज सिंह चौहान का घोटाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनको उनकी अपनी पार्टी में शामिल बंगाल के नेता का चिटफंड घोटाला वो शामिल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सिक्के का जो एक पहलू वो देखते हैं और दूसरा अपना आईना खुद नहीं देखते हैं। इस पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि नहीं, हमारे पार्टी में भी जो नेता हैं भ्रष्टाचारी हैं तो मैं उन पे भी कार्रवाई कर रहा हूं। ऐसा नैरेटिव नरेंद्र मतलब केवल आप लोगों को दिखाने के लिए किसी को शहीद कर दें, वो बलि का बकरा बना देंगे, जाओ भाई तुम हो चाहे ना हो। आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए इतना भी पारदर्शी नहीं मोदी जी होने वाले, इसकी उम्मीद मत करो आप। इन नेताओं के खिलाफ बीजेपी के नेता ही मोर्चा खोल के रखे हुए थे। कौन से नेता खोले हुए थे भाई? दिवाकर अभी बताएंगे। अजीत पवार के खिलाफ 3 दिन पहले ये 70,000 करोड़ के घोटाले का बयान दे रहे थे।
उसके बाद जैसे 3 दिन बाद शामिल हुए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर से जाकर के वहां की सरकार गिरा करके और फिर से उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। भाई वो 70,000 करोड़ के जो घोटाले का बात कर रहे थे, वो 3 दिनों में कैसे वो खत्म हो गया? आप लोग शब्द पकड़ लेते हो, शब्द पकड़ लेते हो सकता है चुनावी सभा का कोई जुमला हो, बोला हो उन्होंने, आप लोग शब्द पकड़ लेते हो, दिल से ले लेते हो। नहीं दिल से, तो फिर जाकर के क्या बात बोल रहे थे कि भाई 70,000 करोड़ के घोटाला है? तो ये जो दोहरा चरित्र होता है भाजपाइयों का, ये लोग भी समझ रहे हैं। ये लोग नहीं समझ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये लोग समझ रहे हैं। कहां समझ रहे हैं? इतना झुग्गा भर के वोट उनको मिल रहा है, आप लोग जो आपके पास राज्य थे वो हारे जा रहे हैं, यही तो नहीं समझ रहे हैं लोग। मोदी की गारंटी को लोग समझ रहे हैं, अभी भी आप लोग समझ जाओ, मुझे लगता है कोई कार्य योजना लेकर आओ। देखिए, राज्य में जब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनी थी, उस दिन से ही बीजेपी सरकार गिराने पे आमदा थी। हमने सफलतम 4 साल बिताए हैं सरकार का, और आगे भी 1 साल सरकार का पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। ये जनता को हम लोग भरोसा दिलाते हैं। झारखंड में सरकार स्थिर है और स्थिर रहेगी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, और आज ही विधायक दल के नेताओं ने यह तय कर लिया है कि हेमंत सोरेन ही आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, और हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, आजकल केजरीवाल जी का साथ नहीं दे रहे हो आप लोग, अकेले छोड़ दिया केजरीवाल को, केजरीवाल जी का साथ नहीं दे रहे हो। हमारे झारखंड का 1 लाख, मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी का साथ नहीं दे रहे हो आप लोग, छोड़ दिया उनको अकेले गठबंधन में शामिल करने के बाद, रोका है। शैलेश सिंह, मेरा सवाल यह है कि केजरीवाल जी को छोड़ दिया आपने मझधार में, पाला छू गए, उसके बाद छोड़ दिया कि जाओ अब ईडी से निपटो जाके। केजरीवाल भी पाक साफ निकलेंगे और हेमंत सोरेन भी पाक साफ निकलेंगे। ये ईडी पीडी का प्रकरण वो चुनाव तक ही सीमित रहेगा, और मोदी जी इसको मुद्दा बनाते रहेंगे और राज्य के सरकार को अस्थिर करते रहेंगे। दरअसल जो राज्य बीजेपी के साथ नहीं है, वहां की जनता की तरक्की भाजपा नहीं चाहती है, और वहां की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए ये ईडी और सीबीआई का प्रकरण चला के रखती है। ठीक है, अपने राज्यों में, जो उनके शासित राज्यों में, वो उनका ईडी का चस्पा क्यों नहीं चलता? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं आता हूं आपके पास। बंसराज को शामिल करता हूं। बंसराज, अगर सब कुछ ठीक है तो बार बार बीजेपी के लोग सवाल उठाते हैं कि भाई कोर्ट, जो आपकी पूरी पार्टी लगभग जेल में है, लगभग नेता आपका छोड़ के, जो सबसे बड़ा नेता छोड़ के लगभग पूरी पार्टी जेल में चली गई है, जो बड़े नेता थे, उसके बाद भी आप सड़क से लेकर कोर्ट से लेकर आप लोग पूरा, आपका विपक्ष जो गठबंधन है, आपकी पार्टी है, पूरे देश में ऐसा नैरेटिव क्यों नहीं सेट करते, ऐसा आंदोलन क्यों नहीं करते जिससे लोगों को पता चले कि मोदी जी बहुत अत्याचार कर रहे हैं? नहीं, देखिए दुर्गेंद्र भाई, पहली चीज कि मोदी जी जो कर रहे हैं उसको देश की जनता ऑलरेडी सब सारी बातें समझ रही है। मोदी जी की सरकार ने 3 बिल अभी पास किया, आपको पता हो, सदन के 150 सांसदों को निलंबित करके पास किया, और उसका दुष्प्रभाव ये हुआ, दुष्परिणाम ये हुआ कि अभी आपको कल की 2 दिन की खबर पता है कि किस तरीके से पूरे देश में चक्का जाम हो और पेट्रोल डीजल के लिए अफरा तफरी मच गया। तो ये बात तो देश की जनता समझ चुकी है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी रात में कोई सपना देखते हैं और सुबह उठ के उसको लागू कर देते हैं। न उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से कोई राय लेते हैं, न देश की जनता से कोई राय लेते हैं। रही बात ईडी पे, अब यहाँ पे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ईडी के केस में और जो सामान्य केस होता है उसमें बहुत अंतर होता है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई आपको बुलाया जा रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, अरे भाई किसी भी चीज में अगर आपको बुलाया जाएगा, आपको सम्मान किया जाएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। क्या आप उस केस में गवाह हैं, क्या आप उस केस में अक्यूज्ड हैं, क्या आप उस केस में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते बुलाए जा रहे हैं, क्या आप राष्ट्रीय संयोजक के नाते में बुलाए जा रहे हैं? कहीं कोई जवाब नहीं। तो और दूसरी चीज, जवाब कौन दे रहा है? जवाब ईडी नहीं दे रही। अरविंद केजरीवाल जी के प्रश्नों का जवाब ईडी नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी के प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं। तो क्या ईडी ही बीजेपी है या बीजेपी ही ईडी है? कंफ्यूजन दरअसल ये है। दूसरी चीज, आप संजय सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है, मनीष सिसोदिया को आपने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, लेकिन मिला क्या? 0.5% कन्विक्शन रेट है, ये फैक्ट है। ईडी के बारे में दुर्गेंद्र भाई, ये फैक्ट है कि 0.5% कन्विक्शन रेट है पूरे देश में। देश भर के 95% विपक्षी नेताओं के ऊपर 10 सालों में कार्रवाई हुई है। ठीक है, देश के भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के ऊपर कार्रवाई ठीक है, मैं पूछूंगा, मैं सवाल पूछता हूं, अभी दिवाकर से सवाल लूंगा मैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मोहन कर्मकार के पास जाऊंगा। मोहन जी, बीजेपी ने कहा कि आपकी जो पार्टी है, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं अपने मुंह से वो नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो आपके सर्वोच्च नेता हैं शिबू सोरेन साहब, वो झारखंड के आंदोलनकारी नेता हैं और उनके बारे में मैं बहुत, दिवाकर जी के शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों की रवायत है यही करना। झारखंड की एक तस्वीर उन्होंने खींची है। मोहन कर्मकार, अनम्यूट करिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरी आवाज जा रही है? जा रही है, बोलिए। हाँ, जो भाजपा के प्रवक्ता दिवाकर जी के द्वारा जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, ये आप जानते होंगे, वो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि जिन लोगों के साथ मिल करके वो सरकार चला रही है और जिन लोगों को वर्तमान में जहां जहां सरकार तोड़ करके वो अपना सरकार बना करके वहां सरकार चला रही है, वो दूध के धुले हुए लोग हैं। ये सभी लोग जानते हैं। मेरे जहां तक सवाल है, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर में या माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के ऊपर में जिस तरह का आरोप इन्होंने लगाया, ना इनके पास कोई तथ्य है और ना इस तरह का इसको कहने का कोई अधिकार है। हम इतने देरी से इन लोगों की बातों को सुन रहा था, बीच में किसी भी तरह का हम लोग टोका टोकी नहीं करते। यही हम लोग पार्टी से सीखे हैं और ये कि झारखंड के माटी का हम लोग हैं। हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं इस तरह का फिजूल चीजों पर, क्योंकि ये लोग इसी तरह का झूठ को सच और सच को झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। जो सवाल इससे पूछिएगा वो सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये अपना रटा रटाया चीज को यहाँ आकर के बताएंगे। आज जिस चीज को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं, उस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि इनकी जिस दिन हमारी यहाँ सरकार बनी है, उस दिन से ही ये बात सही है कि हमारी सरकार को ये गिराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए हर तरह का षड्यंत्र ये लोग रचा है और आज भी रच रहा है। लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं और आने वाला समय भी ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे। और जहां तक सवाल है ईडी के द्वारा हमको सम्मान भेजने का, या ईडी एक जांच एजेंसी है, हम उसकी किसी भी तरह का कोई आलोचना नहीं करते हैं। जांच एजेंसियों का हम हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन जांच एजेंसियां जो जिस तरह से यहाँ पर झारखंड में आज जो काम कर रही है, निश्चित तौर पर उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। जिन सवालों को लेकर के वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, पहले सवालों का तो जवाब हम दे चुके हैं और कई सवाल इस तरह का ला करके आज हमसे वो पूछने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें ऐसा लगता है नहीं, एक चीज चंदन मिश्रा जी ने, मोहन भाई मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। चंदन मिश्रा जी ने कहा कि भाई जिसकी बात कहते हैं कि भाई हेमंत सोरेन जवाब दे चुके हैं, अब दूसरे मामले में पूछना चाहती है, तीसरे मामले में पूछना चाहती है, तो दिक्कत क्या हो रही है बताने में? आप लोग विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? बातों को पूरा सुनिए, पहले बातों को सुनिए। जो एक चीज का तो जवाब दे चुका और जिन सवालों को लेकर के अभी वो सम्मान भेज रहे हैं, मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूं। लेकिन ये सवाल राजनीतिक तौर पर ये सवाल नहीं होना चाहिए कि किसी के इशारे पर, केंद्र के इशारे पर सरकार को बदनाम करने के इसमें राजनीति क्या हो रही है? वो एक सीधा साधा सम्मान आ रहा, उस सम्मान का आप जवाब दे दीजिए। राजनीति कहाँ इसमें, जरा ये समझाइए हम, कैसे राजनीति है? कर रहा है, पूरा देश की जनता जान रहे हैं और आप पत्रकार बंधु भी इस चीज को जान रहे हैं। ईडी जहां जहां विपक्ष की सरकार चल रही है, जहां जहां नन बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, ईडी वहीं पहुंच रही है। और जहां पर आप देख रहे होंगे बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी के लोग करप्शन में लिप्त है, वहां उसका करप्शन में पकड़ा भी जा रहा है, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वहां न ईडी पहुंच रहा है और न किसी तरह का कार्रवाई हो रहा है। कार्रवाई एक समान होना चाहिए। अगर अब ठीक है सेंट्रल एजेंसी है या मान लीजिए आपको ये जिम्मेदारी सौंपा गया है, तो आपके लिए सभी समान है और समान रूप से करप्शन पर आपको लगाम लगाना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप राजनीतिक तौर पर इसको आप इसमें आप प्रयोग ना हो, ये हमारा उससे आग्रह। ठीक है, मैं दिवाकर के पास जाता हूं। दिवाकर जी, सारा पूरा विपक्ष एक साथ कह रहा है कि आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो उदाहरण और दृष्टांत, बिल्कुल फोकस्ड रहिएगा, इस बार
दाएं बाएं नहीं इधर उधर जाने की जरूरत है कि आप पता चला कालांतर में चले जाए, अन्ना हजारे से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक चले जाए। आज अब जो मौजूदा चर्चा है भ्रष्टाचार और जो परसेप्शन है उस पर आप रहिएगा, मेरा निवेदन है ये। और अगर नहीं रहेंगे तो मैं फिर बीच में इंटरप्ट करूंगा और फिर शायद आपको अच्छा ना लगेगा। सीधी बात, जो मेरा सीधा सवाल है कि जब कन्विक्शन रेट 0.5% है, आज हमने दिवाकर मिश्रा को पकड़ा, कहा दिवाकर भाई परमट वाली गली क्यों चले गए, हर्षनगर क्यों चले गए, अच्छा चंदन मिश्रा के घर में क्यों बैठे थे? अरे 3 बार और 30 बार यही सवाल हम आपसे पूछेंगे और उठा के आपको बंद कर देंगे हम, तो फिर से क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? अरे आपको कार्रवाई करनी है, सीधा उठाइए अरविंद केजरीवाल को ले जाके जेल में बंद कर दीजिए, हेमंत सोरेन को उठा के ले जाके बंद कर दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 9 बार 10 बार 11 बार, क्या परसेप्शन बनाने की कोशिश नहीं लग रही है आपको? विपक्ष क्या इस बात को लेकर जो सवाल उठा रहा है, क्या उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को ये नहीं लगना चाहिए क्या कि हमें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? और जिन लोगों के नाम लिए, छगन भुजबल वाली फाइल नहीं मिल रही, अजीत पवार चक्की पीसिंग, अब वित्त मंत्रालय की चाबी दे दी आपने उनको, महाराष्ट्र के। दिवाकर जी, दुर्गेन भाई, निर्बाध रूप से बोलिए, आपके पास पूरे 30 सेकंड है, निर्बाध रूप से, धड़ल्ले से। जितने लोग विपक्षी हैं और वो बार बार कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, मैं उनको सलाह देता हूं, कोर्ट चले जाएं। ईडी के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां अपनी बात कहिए। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता जनार्दन होती है। आप जनता जनार्दन के पास जाइए और अपने विषय को रखिए। अगर जनता को ये लगेगा कि यह लोग इनके साथ नाइंसाफी करते, तो मोदी जी 400 पार नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी बात को जनता नहीं सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जो है मान रही, इसका मतलब आप लोग अपराधी हैं और ठीक उसी तरह से भाग रहे हैं जैसे पुलिस को देख करके चोर भागते हैं। और मैं आपको यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं कि झारखंड का जो प्रांत प्रदेश बना है वह बिहार से काट करके बना। तो बिहार में ये लोग जेल जा चुके हैं चारा खाने में, और झारखंड में जा चुके हैं खनिज खाने। आपने कहा कि वो 0.5% कन्विक्शन रेट है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसमें से अधिकांश लोग या तो जेल के अंदर हैं या बेल पर है, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, रॉबर्ट वड्रा हो, प्रियंका वडेरा, ये सब बेल पे चल रहे हैं। आपने अच्छा याद दिला दिया, वाड्रा का तो आप लोग नाम भी नहीं ले रहे हैं, बहुत दिनों बाद आपने लिया, बधाई आपको, बहुत दिनों बाद आपने नाम लिया। रॉबर्ट वाड्रा तो सीन से ही गायब हैं और इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। मैंने इसलिए लिया दुर्गेन भाई, नहीं ठीक बात है, अगर भ्रष्टाचारी कोई है तो उसको लीजिए, दौड़ाइए। है ना, ये कांग्रेस के नेतृत्व में मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलावे और कानूनी लिखा पढ़ी करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मोदी जी 400 पार करते हैं तो ये सब बेईमान साबित हो जाएंगे। मोदी जी अगर 400 पार नहीं करते तो ये बड़े ईमानदार साबित। ठीक है दिवाकर भाई, अब मैंने आपको 3 गुना समय दे दिया, अब मैं रोक रहा हूं माफी के साथ, मैं रोक रहा हूं। दिवाकर जी प्लीज, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और मैं समझ गया, जनता जनार्दन समर्थन देती है वही विजयी। मैं समझ गया, इस बार 400 पार। हमारे पत्रकार मित्र बहुत निष्पक्ष बात कर रहे थे कि 3 राज्यों में जो इनकी दुर्दशा हुई है, इन्हें अपने गिरेबान में, हमसे ठीक है, अपने ठीक है, गिरेबान में झांक के देखो। अरे अपने गिरेबान में झांक कर देखो, ना आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीज मिली है, ना आपने देश की जनता को ठीक है अपने पक्ष में कर पाया है। इसलिए आप, ठीक है, मैं दिवाकर जी आपको फाइनली रोक रहा हूं। मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगा। कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह, दिवाकर मिश्रा आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई आप जाओ, जनता की अदालत में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। क्यों नहीं जाते हो आप लोग? और सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि भैया ईडी तो कार्रवाई करती रहेगी। अब मोदी जी ने भी कह दिया कि भाई ये तो गारंटी है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार के जो गारंटी है उसके खिलाफ
वो हम मोदी की गारंटी है, ये सारे भ्रष्टाचारी और मोदी की गारंटी एक एक को बंद करेंगे। शैलेश सिंह। मैं दिवाकर जी से दो ही सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर मोदी सरकार में कानूनी प्रक्रिया इतनी सुस्त व्यवस्था कैसे है कि रॉबर्ट वाड्रा पर पिछले 10 सालों की सरकार में वो ये साबित नहीं कर सके कि रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचार से लिप्त है। आखिर कानून व्यवस्था इतना स्लो कैसे चल रहा है? ये फैसला तो 3 सालों में आ जाना चाहिए था। आखिर वो कैसे, कब साबित कर सकेंगे, कब साबित करेंगे कि भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाकर के जेल में से बेल पे है तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है? 10 सालों की सरकार में वो क्यों नहीं साबित कर पाए? ठीक है, आज जाकर शैलेश सिंह, मैं दिवाकर से बाद में ये लूंगा सवाल, चूंकि मेरे पास अब वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में, और एक चूंकि अब बिल्कुल वक्त खत्म है और मेरे पास मुश्किल से 1 मिनट का वक्त है। डॉक्टर एपी सिंह, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं। ये बहुत सारे जो मसले हैं, अभी आम आदमी पार्टी के नेता वंशराज कह रहे थे कि भाई ये जो एजेंसियों का प्रयोग है ये बाकायदे पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करती बीजेपी। खैर, राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं, आप विधिवेत्ता हैं। कह रहे कन्विक्शन रेट 0.5% है। क्या आपके पास क्या इनपुट है, क्या सत्यता है? डॉक्टर एपी सिंह। अलग चीज है, लेकिन एजेंसियों का सम्मान करना, देखिए मैं बड़ी साफ सी बात करता हूं, अंतिम क्षणों में आपसे जुड़ रहा हूं व्यस्तता के कारण, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो संवैधानिक अपने मुखिया हैं, संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, IRS से आए हैं और बुद्धिजीवी हैं, उसके बाद क्या एक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, संघीय ढांचे के अनुरूप काम करने वाला व्यक्ति संवैधानिक संस्था के नोटिस पर पहुंचे ना, अपना जवाब ना दे, अपनी सफाई ना दे, अपनी डिफेंस ना दे, अपनी बात ना कहे, तो आम जनता जो आम नागरिक है साहब वो क्यों पुलिस के बुलाए पे जाएगा? वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों करेगा? वो थाने क्यों जाएगा? वो हम जब कहेंगे उससे कि जाओ IO के पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो जाके, तुम्हारा फर्ज, वो कहे नहीं मैं नहीं जाता, मेरा मुख्यमंत्री नहीं जाता, मैं भी नहीं जाता। ऑनरेबल हाई कोर्ट कहेगी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, हम आपको इंटरव्यू दो, कहता नहीं जज साहब छोड़ो ना, हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं जाता, मैं क्यों जाऊं? ये आशय नहीं होना चाहिए। दलगत राजनीति अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति में आप शुचिता लेकर आए हैं, शुचितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, अन्ना जी के पद चिन्हों पर चलने वाली बनी पार्टी, और हम सब ने बनाई। ऐसा नहीं रामलीला मैदान में कोई बाहर से आए थे, चाइना या पाकिस्तान से नहीं आए थे, जंतर मंतर पर हम सब लोग थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हम लोग हिस्सा थे और सब किया। उस समय की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करके मजबूत किया। आज वही भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आप सफाई देने भी ना जाएं। पहली बार नोटिस में मैंने मान लिया कि आपके साथ चुनावी बातें थी, बाहर 4 राज्यों विधानसभा चुनाव, ठीक है, दोबारा में आप विपासना में थे, जीव जान है तो जहान है, चलो वो भी मान लिया, जीवन है तो आप आगे भी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीसरे नोटिस में भी ना जाने की ऐसी व्यवस्थाएं क्यों? ऐसा किस लिए होना चाहिए? जाना चाहिए, मिलना चाहिए, आप जाइए, अपनी बात कहिए, अपना पक्ष रखिए, इससे एक मैसेज आता है। कई बार माननीय अदालतें निर्णय देते समय लिखती हैं कि मैं कठोर दंड इसलिए दे रही है अदालत, ये मैसेज जाए, ये संदेश आ जाना चाहिए, ये संदेश होना चाहिए। तो संदेश कैसे दिया जाएगा? ये चाहे किसी दल का हो। ठीक है डॉक्टर एपी सिंह, मैं रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ में रोक रहा हूं, चूंकि मेरे पास अब 30 सेकंड वक्त है और 5 सेकंड हमें आम आदमी पार्टी को देना है। वंशराज, डॉक्टर एपी सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, अन्ना जी के आंदोलन की पार्टी, कम से कम सम्मान, एजेंसियों का सम्मान कर लो भाई। नहीं दुर्गेंद्र भाई, मैं सहमत हूँ, आदरणीय एपी सिंह साहब से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक ही तरीके का संबंध 3 बार आया, एक ही तरीके का अरविंद केजरीवाल जी की जो लीगल टीम है उसने जवाब भी दिया, उनको रिटर्न जवाब भी वापस भेजा। तो क्या ऐसी मजबूरी है ईडी की कि जो जवाब को बाईपास कर रही है? भाई जब बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि आप हमको इस केस में क्यों सम्मन कर रहे हैं, क्या मैं अक्यूज हूं, क्या मैं विटनेस हूं? अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री इस हैसियत से बुला रहे हो, राष्ट्रीय संयोजक है इस हैसियत से बुला रहे हो, तो कम से कम ठीक है, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण। वंशराज मैं आपको रोक रहा हूं, वंशराज मैं रोक रहा हूं।
डॉक्टर एपी सिंह, बड़ी महत्वपूर्ण बात, आम आदमी पार्टी ने आज पूरे दिन कहा कि ये जो सम्मान है इनलीगल है, इनलीगल है, केवल 5 सेकंड में, मेरा निवेदन है केवल 5 सेकंड में, ये इनलीगल कैसे है? देखिए, सम्मान है, आप वहां से इलीगल कहें जब तक व्यक्ति पेश नहीं हुआ, जब तक उसने अपनी बात कही ना, उनके सवालों का जवाब कहां मिला। सम्मान मीन्स बुलावा पत्र, सम्मान मीन्स बुलाने का एक नोटिस है कि आप इस तारीख को इस स्थान पर इतने बजे इस सक्षम अधिकारी के पास इस केस को लेके पेश होइए। अभी सवाल नहीं हुए, अभी जवाब नहीं आए, तो लीगल नहीं हो गया। सवाल जवाब दें, ठीक है, एक दौर चले, 2 दौर चले, 3 दौर चले, ये होना चाहिए। डॉक्टर साहब, वो वक्त इजाजत नहीं देता है। 5 सेकंड अंतिम टिप्पणी चंदन मिश्रा जी की। चंदन मिश्रा की अंतिम टिप्पणी 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड प्लीज। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, ये हमारे जो आपके प्रवक्ता है, इन्होंने जो बात कही कि बड़ी बड़ी बातें पत्रकार महोदय ने की, हमने भी यही बातें की जो एपी सिंह साहब ने कही कि आप संविधान की शपथ लेकर पद पे आते हैं और ईडी या किसी भी एजेंसी के बुलावे पर आप नहीं जाते हैं, तो क्या संदेश देते हैं देश को? आप आरोप लगाइए, आप राजनीतिक दल के नेता है, आप अपने प्रतिद्वंदियों पर आरोप लगाइए, लेकिन ये कहना कि हम नहीं जाएंगे और किस हैसियत से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन मिश्रा जी, शैलेश सिंह जी, मोहन कर्मकार जी, डॉक्टर एपी सिंह, वंशराज दुबे और दिवाकर मिश्रा, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बड़ा सवाल यही कि संविधान की शपथ लेने वाले लोगों को संविधान और एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि केवल विपक्ष पर कार्रवाई, फला व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं, तो इस पर भी कम से कम जिम्मेदार सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि लगे कि ये कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं हो रही है, सबके साथ हो रही है, चोट सिर्फ भ्रष्टाचार पर है, वोट पर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।